इस खबर पर आज नजर दें और ये खबर है पलायन से जुड़ा हुआ। दरअसल पिछले सेगमेंट में हमने दिखाया था जो किस परिस्थिति में बिहार के श्रमिक किस हाल में अपने अपने घर को पहुंच रहे हैं। मामला यहीं खत्म नहीं होता है। जो श्रमिक पैदल चलकर बस में, ट्रक में, ट्रेन में और अन्य साधनों से अपने अपने गंतव्य की तरफ विदा हो गए, वो धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से अपने गृह जिला पहुंचे, जहां से उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। 14 दिन की अवधि पूरा होने के बाद ये श्रमिक पहले तो अपने घर जाएंगे, अपने घर पर अपने परिवार के बीच कुछ दिन समय बिताएंगे और इसके बाद एक समस्या मुंह बाए इनके सामने खड़ी रहेगी। वो समस्या है रोजगार की समस्या। तो आइए आज इस समस्या पर हम लोग कुछ मंथन करें और देखने का प्रयास करें और खोजें इस समस्या का समाधान, जो आखिरकार बिहार में जहां उद्योग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मनरेगा ही बचा हुआ है, यहां इन श्रमिकों के लिए क्या क्या रोजगार उपलब्ध हो सकता है। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद अपने अपने घर को पहुंचे प्रवासी श्रमिकों के सामने अब एक समस्या मुंह बाए खड़ी हो रही है। वो समस्या है रोजगार की। रोजगार को लेकर अब ये श्रमिक इधर उधर भटकने लगे हैं। सवाल ये है जो आखिरकार इतनी तादाद में रोजगार मिले तो कहां मिले। बिहार में यदि बात करें रोजगार की, तो एकमात्र रोजगार का साधन बिहार सरकार के पास जो है वो है मनरेगा। मनरेगा से तालाब खुदवाइए, मनरेगा से नहर खुदवाइए, मनरेगा से विभिन्न प्रकार के आप शेल्टर बना सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सबके शेल्टर बनवा सकते हैं। लेकिन क्या मनरेगा से ही इतनी तादाद में आए श्रमिकों को रोजगार मिल पाएगा? सवाल यही खड़ा हो रहा है और इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास अभी हम लोग करेंगे और चर्चा इस बात पर करेंगे जो आखिरकार मनरेगा के अलावे और क्या क्या रोजगार का साधन उपलब्ध हो सकता है बिहार में। सरकार कुछ कर पाएगी ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है अभी बिहार में, उसके कार्यकाल को यदि आप याद करें तो इतने बड़े कार्यकाल में सरकार की इच्छा शक्ति होती तो बहुत सारे उद्योग धंधे यहाँ पर खुल चुके होते। लेकिन यहाँ की सरकार सिर्फ खकोसलाबाजी करती है।
सरकार यदि चाहे तो कोई भी काम असंभव नहीं है। यदि रोजगार देने की सोच ले सरकार और ठान ले जो हमें रोजगार देना है, तो फिर बहुत सारे साधन हो सकते हैं। जिसमें से एक प्रमुख साधन की मैं बात करूं तो वो साधन है जो किसी भी कंपनी, जो बड़ी कंपनी होती है, उसको चलाने के लिए उसके बहुत सारे वेंडर कंपनी होते हैं। ये वेंडर कंपनी क्या करती है, जो मान लीजिए यदि मारुति की कंपनी है तो उस मारुति कंपनी को सामान सप्लाई करने के लिए उनके बहुत सारे वेंडर कंपनियां होती हैं। कोई नट बना रहा है, कोई बोल्ट बना रहा है, कोई वॉशर बना रहा है, कोई सीट कवर बना रहा है, कोई हैंडल बना रहा है, कोई व्हील बना रहा है। बहुत सी कंपनियां होती हैं जो डिफरेंट आइटम बना के मारुति को देती है और मारुति उसको असेंबल करके उस पर अपना लोगो डाल के बाजार में उतारती है। तो ये जो वेंडर कंपनियां हैं, ये उन कंपनियों के इर्द गिर्द होता है। लेकिन यदि आज के जमाने में जबकि सारे काम आउटसोर्सिंग के जरिए हो रहे हैं, ऐसे में वेंडर कंपनियां भी आउटसोर्सिंग के जरिए अपना काम कर सकती हैं। बिहार सरकार यदि इस दिशा में आगे बढ़े तो एक योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न कंपनियों से बात करके जिला वाइज या फिर प्रखंड वाइज इसको बांटा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं दरभंगा की बात करूं तो दरभंगा में जितने भी प्रखंड हैं उनको कुछ हिस्सों में बांट दिया जाए और एक एक सामान उनके जिम्मे दिया जाए। जो यदि सदर प्रखंड है और उसको कोई सामान बनाने के लिए दिया गया है तो पूरे प्रखंड क्षेत्र में वही सामान बने। जो सक्षम लोग हैं वो कंपनी बनावे, सरकार उनको छूट दे और रॉ मटेरियल की व्यवस्था दोनों मिलकर करें, कंपनी भी करे और सरकार भी उसमें सहयोग करे, तब तक जब तक कि कंपनी स्टैब्लिश नहीं हो जाती है। और ऐसा यदि हम कर लेते हैं, सरकार ऐसा सहयोग करती है, तो फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लोग जो स्किल्ड लेबर यहाँ अभी पहुंचे हैं, जिनकी अभी गणना बिहार सरकार कर रही है, खुद मुख्यमंत्री भी इस बात पर जोर दे रहे हैं, जो श्रमिक वापस आ रहे हैं उनका जो हुनर है उसके बारे में जानकारी ली जाए। ट्रेन में ही उनसे फॉर्म भरवाया जाता है। लेकिन इस फॉर्म का होगा क्या, ये फॉर्म एक बंडल बनेगा, बंडल बन के प्रखंड में जाएगा, प्रखंड में कुछ दिन सड़ने के बाद उसको जिला में भेज दिया जाएगा। जिला में सड़ते हुए जब ये पता चलेगा जो अब ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा तो उसको फिर राज्य में पटना भेज दिया जाएगा। वहां जाके वो उसका क्या होगा, वो रद्दी के टोकरी में गया या परीक्षा के कॉपियों की तरह कोई और ले गया, ये कहना मुश्किल है। यदि राज्य में सही ढंग से इन फॉर्म और कागजातों का ध्यान रखा जाता तो अभी जो राशन कार्ड बनाने के लिए एक एक व्यक्ति से 10-10 आदमी फोटो स्टेट ले रहे हैं, बैंक अकाउंट का, राशन कार्ड का और आधार कार्ड का, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसका प्रमुख कारण यही है जो भी कागज इकट्ठा किए जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद जहां भेजना चाहिए वहां सही समय पर भेजा नहीं जाता है। जहां भेजा जाता है वहां ये मानसिकता होती है जो यदि एक पंचायत का आज हमको पूरा करना है, ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे वाली जो प्रवृत्ति हमारी है वही धरातल के तरफ हम लोगों को ले जा रही है। इस प्रवृत्ति से हमें ऊपर उठना होगा। तो यदि रॉ मटेरियल और कंपनी लगाने में सरकार थोड़ी भी मदद कर दे तो निश्चित रूप से यहाँ भी वेंडर कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां खड़ी हो सकती हैं और वो एक बड़ी कंपनी को अपना माल पहुंचा के बेच सकती है, उसको दे सकती है। तो खपत और आपूर्ति दोनों का चेन बराबर बन जाएगा और इससे स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है, उस कल्पना को साकार करने में यदि बिहार की सरकार थोड़ी भी इंटरेस्टेड है तो उसको इस दिशा में काम करना ही होगा। बात उद्योग धंधों की हो रही है तो यदि एक नजर डालें जो बिहार में कितने उद्योग धंधे थे और अभी उनकी क्या स्थिति है, तो एक रिजल्ट जो लास्ट वाला है, जो अभी उनकी क्या स्थिति है, उसका रिजल्ट सबको पता है। अभी वो बिल्कुल बर्बाद स्थिति में, कहीं कुछ नहीं चल रहा है। 15 साल पहले के शासन वाले को अभी 15 साल शासन कर चुके लोग ताने दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं जो आपने इस 15 साल में क्या किया। नीति इन लोगों की स्पष्ट है, पिस रही है सिर्फ जनता। राजनीतिक दलों की यदि बात करें तो वो सिर्फ
आरोप प्रत्यारोप में अपना समय निकाल रही है। जनता इस बात को समझ नहीं रही है। उद्योग धंधों में यदि बात करें तो अशोक पेपर मिल, रामेश्वर जूट मिल, कई चीनी मिल, रेशम उद्योग, सब के सब बिहार में बिल्कुल ठप हो चुके हैं। इनको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने कभी कुछ नहीं सोचा। यहाँ तक कि जो इन मिलों को बेचने में सरकार ने काफी रुचि दिखाई। बात करें यदि अशोक पेपर मिल की, तो अशोक पेपर मिल की जो अभी स्थिति है, 450 एकड़ जमीन रहने के बावजूद भी वहां खंडहर बना हुआ है। लगता है जैसे भूत बंगला बना हुआ हो। आज बिहार में बियाडा नाम से एक सरकार की संस्था है, जो जमीन का बैंक उसको कह सकते हैं, जिसको आप लगभग 2400 एकड़ से ज्यादा जमीन इस बैंक में जमा है। लेकिन उस जमीन का उपयोग क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। कागजी खानापूर्ति की जाती है। कुछ छोटे मोटे कहीं एकाध उद्योग लगे होंगे, बाल्टी बनाने का, कील कांटी बनाने का, वही सब हुआ है। इसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। दरभंगा में यदि बात करें तो सिर्फ अशोक पेपर मिल ही नहीं, हजारों एकड़ जमीन ऐसे कई जगह हैं जहां पर यदि सरकार की मंशा साफ हो तो कोई बड़ा उद्योग लगाने में तनिक भी समय न लगे। विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय और खासकर जो हमारे मिथिलांचल के और बिहार के लोग हैं, वो काफी इस बात से चिंतित हैं। इस पलायन से उन लोगों ने अपना जो दुख दर्द व्यक्त किया था, वो पहले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था। उन लोगों ने फिर से, जब हमने उनसे कहा जो आपने अपना दुखड़ा तो बता दिया, अब आप एक रास्ता भी दिखाएं जो आखिरकार इन श्रमिकों को रोजगार कैसे मुहैया हो सके, तो उस पर भी कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो स्वागत योग्य है। विदेश में रहने वाले हमारे एक भारतीय पंकज सिंह लिखते हैं, जो आखिरकार मिलन की जीत हुई, जुदाई हार गई, पर कितने दिनों तक इस जीत का जश्न मनाएंगे? फिर भूख लगेगी, फिर अपनों से जुदा हो जाएंगे, रोजगार की तलाश में फिर गुमनामी के अंधेरे में खो जाएंगे। काश कि ऐसा होता, अपनों के साथ रहकर अपनों का पेट पाल सकता। उन्होंने कहा कि मनरेगा तुम्हारे लिए ही है, उसका लाभ उठाओ, काम करो और कमाओ। पर क्या सिर्फ मनरेगा से ही सारे गरीबों की किस्मत चमक जाएगी? क्या मनरेगा से ही उन सब की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो पंकज सिंह ने स्पष्ट तरीके से मनरेगा पर ही चोट किया है, क्योंकि बिहार में मनरेगा के अलावा और कोई उद्योग तो है ही नहीं। यूएस में रहने वाली वानी सिन्हा लिखती हैं, जो वह निकले थे घरों से रोजी कमाने, बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने, पर कुदरत ने ये कैसा कहर डाला, छिन गया उनसे एक एक वक्त का भी निवाला। थके हारे भूखे प्यासे यह गरीब घर वापस आए, जो कुछ कमाया था सब लुटा गवा कर आए। इन सब भाइयों की जिंदगी हम सब पर अब कर्ज है, सबका साथ सबका विकास अब हमारा फर्ज है। इंतजार न करो सरकारी योजना के अमल होने का, यह वक्त है एक दूसरे के लिए खड़े होने का। वर्षों से हमारी उपजाऊ जमीन बेजान पड़ी है, किसान उसमें खेती करें, इसी में उनकी पहचान है। चलो सब मिलकर कुछ योजना बनाएं, मजदूर भाइयों को खेती के काम में लगाएं। मुझे उम्मीद है यह धरती फिर से सोना उगलेगी, हम सब की आर्थिक हालत फिर से सुधरेगी। फिर कोई बेटा अपना गांव खेत छोड़कर न जाए, बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू न आए। मुझे उम्मीद है कि खेत गांव हर घर मुस्कुराए, गरीबों की आशाओं पर फिर कभी अमावस न आए। वानी सिन्हा ने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत सही रास्ता दिखाया है। पटना से प्रीति शिशिर लिखती हैं, जो मैं मजदूर हूँ मजबूर नहीं, यह कहने में मुझे शर्म नहीं, अपने पसीने की खाता हूँ, मैं मिट्टी को सोना बनाता हूँ। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं जिस पर यदि अमल करें तो आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने लिखा है, जो हमारे राज्य में मछली पालन, मखाना व्यवसाय, फल उद्योग, ये बृहद पैमाने पर काम कर रहा है। इसको ब्रांडिंग की जरूरत है और उनको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जनधन योजना के तहत राज्य की कला, मधुबनी पेंटिंग, हस्तशिल्प कला आदि को लघु उद्योग के रूप में बढ़ावा देकर रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। श्रमिकों
को उनकी कौशल क्षमता के आधार पर प्रशिक्षित कर नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। बर्लिन में रहने वाली रानी झा ने बताया, जो एक बार फिर बिहार प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। यूं तो सारी दुनिया ही इस कोविड-19 के कारण परेशान है, लेकिन बिहार इस बीच एक अलग ही गहन परेशानी में है। अपने ही लोग जो बड़े बड़े शहरों में रोटी की लड़ाई के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे, वो अपना जान बचाने के लिए अपने घर को लौट रहे हैं। रानी झा ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है, जो अपने गृह उद्योग पर हमें ज्यादा बल देना होगा। सीतामढ़ी की तरफ लाठी उद्योग एक कुटीर उद्योग के रूप में आगे बढ़ सकता है। शिल्प के क्षेत्र में सीकी मोनी कला जो है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। रानी झा ने बताया, जो लुप्त प्राय शिल्प की सीकी कला को यदि हम फिर से धार दें तो विदेशों में इसकी अच्छी डिमांड है। यदि हम इसमें पटिया, मौनी, पथिया बनाने का एक सिलसिला शुरू करें और इसको एक उद्योग के तरह का हम लोग आगे बढ़ावें तो रोजगार बहुत सारे मिल सकते हैं। टेराकोटा को भी इन्होंने रोजगार के साधन में शामिल किया है। उन्होंने लिखा है, जो टेराकोटा जो है वो काफी प्रसिद्धि पा चुका है, अब इसके ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जरूरत है। एक और एनआरआई समीर लिखते हैं, जो हम लोगों को अपने आप को विकल्पों में पहले बांटना होगा, जिसमें 3 विकल्प उन्होंने सुझाया, जिसमें तत्काल विकल्प, लघु अवधि विकल्प और दीर्घावधि विकल्प है। इन्होंने कहा, जो कुछ सालों पहले चीन एक अत्यधिक आबादी वाला देश था, जहां जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या थी, जिसका उपयोग कर आज चीन इतनी तरक्की कर रहा है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा, जो बांग्लादेश कुछ साल पहले तक गरीबी और जनसंख्या विस्फोट की परेशानी से लड़ रहा था, आज वह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक देश है। पूर्व एशिया के देश फिलीपींस कभी अमेरिकन शासित था, जिससे वहां के लोगों को अच्छी इंग्लिश आती थी, सस्ता लेबर था और अच्छे इंग्लिश के कारण फिलीपींस बीपीओ का हब बन गया। वियतनाम के बारे में इन्होंने लिखा, जो वियतनाम अपने राजनीतिक उथल पुथलता के कारण गरीबी की लड़ाई लड़ रहा था, आज सस्ते और स्किल्ड लेबर को यूज कर चीन मॉडल को फॉलो करते हुए बल्क मैन्युफैक्चरिंग उसने स्टार्ट किया और जिसका रिजल्ट आज सबके सामने है। साइप्रस में रहने वाले एक हमारे भाई प्रशांत कुमार ने कुछ सुझाव दिए हैं। प्रशांत कुमार ने बताया, जो बिहार में संभावनाओं की कमी नहीं है। हमारे पास उपजाऊ जमीन है, तालाब है, नदी है, बाग बगीचे, जंगल सब हैं। बस इसको यूज करने की जरूरत है। प्रकृति के साथ एक तालमेल बनाने की जरूरत है और उसको एक आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें हम काफी सफलता पा सकते हैं। बहरीन में रहने वाले एक डिफेंस एक्सपर्ट महताब आलम ने भी अपने कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा है, जो लॉकडाउन की स्थिति में सबसे जरूरी है, जो श्रमिकों को राशन पानी सबसे पहले उपलब्ध कराए जा सके, ताकि उनका इस अवधि में पालन पोषण हो सके। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया है, जो नेशनल रजिस्टर बनाया जाए ताकि श्रमिकों का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध हो सके। शुरुआती दौर में इन्होंने श्रमिकों के लिए मनरेगा से सड़क निर्माण, ईंट भट्ठे उद्योग, चीनी मिल और पेपर मिल वगैरह चालू करवाने की सलाह दी है। श्रमिक और महिलाओं के लिए भी उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, ताकि जो घरेलू काम है, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग टाइप हैं, वो आगे बढ़ सके। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा, जो कुछ ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जाएं, जिसमें लोग एक संगठित तरीके से उसमें उत्पादन कर सकें, जिसके लिए रेडीमेड गारमेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, गोपालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जी की खेती ये की जा सकती है। इसके अलावा हमने प्रसिद्ध शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर उद्भट मिश्रा से भी इस मुद्दे पर बात की और उनसे जानना चाहा, जो आखिरकार अब जब ये पलायन करके घर आ चुके हैं ये श्रमिक, तो उनको रोजगार कैसे मिले, क्या क्या मिले, क्या कुछ संभावनाएं उनको दिखती हैं। उन्होंने अपनी बात विस्तार से बताई। जी डॉक्टर साहब, पलायन पहले बिहार से बाहर की तरफ होता था, अभी वापस सब घर आ रहे हैं। खासकर श्रमिक वर्ग जो है वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। अब ये जो श्रमिक आ रहे हैं, इनका क्या भविष्य आप देखते हैं? इनको मतलब यहाँ आने के बाद कुछ दिन तो ये पहले क्वारंटाइन रहेंगे, अपने आप को पहले ठीक करेंगे इस हिसाब से जो वो इस परिस्थिति को झेल सकें, लेकिन इसके बाद तो फिर सामने एक समस्या खड़ी है रोज़गार की, वो कैसे होगा?
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, कमलेंद्र जी को और दिलीप जी को, कि उन्होंने ऐसा भी सोचा कि अब मज़दूर आ गए, अब उनका क्या होगा। अब तक हम लोग सिर्फ सरकार की बुराई कर रहे थे, तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे थे और बस उन्हीं की विवेचना हो रही थी। शायद पहली बार आप लोगों के माध्यम से एक पॉजिटिव वाइब्स जिसको कहते हैं, एक पॉजिटिव समाज की तरफ सोचना, इसके बारे में अब हम लोग लगे हैं और सोचने लगे हैं। जहाँ तक बात है मज़दूरों की, मज़दूर नहीं कहिए, उन्हें श्रमिक कहिए, तो श्रमिक हमारे यहाँ वापस आ रहे हैं। कुछ दिनों में जितने संभव हैं, जितने आ सकते हैं, वो सारे के सारे अपने गांव, अपने शहर, बिहार में हर ज़िले में पहुंच जाएंगे। अब रही बात कि अब आगे क्या होगा, तो सरकार पहले से कह रही है कि हमारे पास मनरेगा है। मनरेगा एक बहुत ही अच्छा उपाय है श्रमिकों के लिए। कम से कम मनरेगा इतनी उपलब्धता किसी को भी परिवार को दे देता है जिससे वो अपना घर चला सके। मनरेगा में बहुत सारी नई बातें भी हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसा मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है कि हमारे यहाँ जो धार हैं, हमारे यहाँ जो पोखर हैं, पहले उनका उद्धार हो जाए मनरेगा के तहत। पानी की समुचित व्यवस्था होगी, इससे मत्स्य पालन में मदद मिलेगा और हम लोग जो मखाना उद्योग लगाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जा कर के हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी अगर पानी का समुचित रूप से हमने प्रयोग कर लिया तो। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मनरेगा में नई। जैसे अभी हम लोग दरभंगा में बैठे हुए हैं, शहर की हालत को देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। तो क्यों नहीं मनरेगा के तहत ही हम लोग शहर का सौंदर्यीकरण करें, नाली बनवाएं, ड्रेनेज करवाएं, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और शहर का रूप भी सुधरेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आप ही लोग बता रहे हैं कि आप कोई बगीचा लगाना चाहता है, बाग लगाना चाहता है, गाछी लगाना चाहता है, तो सरकार से आग्रह करके मनरेगा के तहत अपने यहाँ वो काम करा सकता है। इसलिए रोज़गार हो सकता है मनरेगा के तहत। समस्या ये है कि बीच में जो कमीशन बाबू बैठे हुए हैं, अब कमीशन बाबू बैठे हुए हैं तो वो कमीशन बाबू बैठे ही रहेंगे, पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बस आग्रह उन कमीशन बाबू से ये कि अभी त्रासदी का समय है, थोड़ा रहम कर लें। थोड़े दिन जो श्रमिक हैं, जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उन्हें कुछ पैसे का लाभ होने दें, फिर तो दुनिया यही रहेगी और व्यवस्थाएं भी यही रहेगी। इसलिए बस उनसे प्रार्थना कि थोड़े दिन के लिए अपने कमीशन पे ध्यान नहीं दें। धन्यवाद। अभी आपने चर्चा की है जो पोखर, तालाब, नदी, नाला, इस सब की उड़ाही कराई जाए। 15 जून के बाद सरकार के निर्देशानुसार मिट्टी का वर्क नहीं हो पाता है, वो 15 अक्टूबर तक चलता रहता है। तो आपको नहीं लगता है जो अब सरकार को इसमें जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि मानसून आने के बाद मिट्टी का काम नहीं हो पाएगा, फिर नदियाँ भर जाएंगी, पोखर भर जाएंगे, यदि इस हिसाब से बारिश होती रही तो उस परिस्थिति में फिर ये 2-3 महीना जो होगा वो इन मज़दूरों का कैसे बीतेगा और उनको रोज़गार कहाँ मिलेगा? देखिए, सिर्फ मज़दूर ऐसा नहीं करे कि सिर्फ मनरेगा के तहत ही सोचे, बहुत सारे स्वरोजगार के भी साधन उपलब्ध हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ स्किल्ड मज़दूर आ रहे हैं जिन्हें बहुत सारे काम पहले से आते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मज़दूर जो हैं बाहर जा कर के किसी बड़ी बड़ी कंपनी में काम नहीं करते हैं, बहुत छोटे छोटे स्तर पर छोटी छोटी कंपनी में काम करते हैं जिसमें बहुत कम लागत होता है। ठीक, अगर वो स्किल्ड हैं, जैसे कोई पेंटर पेंटिंग बनाता है, कोई वस्तुकार है, कोई शिल्पकार है, कोई कारपेंटरी का काम करता है, कोई प्लास्टिक मोल्डिंग का काम करता है, कोई जूते चप्पल बनाता है, तो अगर सरकारी साधन से उन्हें थोड़ा लोन उपलब्ध करा दिया जाए तो बहुत छोटे छोटे स्तर पे कुटीर उद्योग का निर्माण कर सकते हैं। और एक बार ये कुटीर उद्योग अगर चलने लगे बिहार में, तो बिहार को संपन्नता से कोई नहीं रोक सकता। हम हो सकता है कि अगले 6 महीने में टॉप स्टेट बन जाए, क्योंकि हमारे पास कारीगर हैं, हमारे पास मैन पावर है। तो सिर्फ मनरेगा ही उपाय नहीं है। कुटीर उद्योग की आपने बात की है, जितने भी बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनके बहुत सारे वेंडर कंपनियाँ होती हैं और वो उसी कंपनी के इर्द गिर्द होती है, लेकिन लेबर की समस्या अब हर किसी को वहाँ आने वाला है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता जो उन कंपनियों से भी सरकार बात करे और जिला वाइज या प्रखंड वाइज उस सामान को बांट दे, जो उनका जो मतलब रॉ मटेरियल है वो यहाँ तैयार होके उनको वहाँ पहुँच जाए, और इस ट्रैवलिंग की व्यवस्था सरकार ऐसा कर दे जो मतलब कोई रुकावट ना हो?
घर बैठे यहाँ रोजगार मिल जाए। अगर सरकार इतनी अच्छी होती तो बिहार का ये हाल नहीं होता। लेकिन अभी भी हम लोग उज्जवल भविष्य की तरफ देखें, उगते हुए सूरज को देखें। तो अगर सरकार ये समझ जाए कि ऐसा करने से इस राज्य का कल्याण होगा, तो सरकार को ये चीज़ अभी से करना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अब सारे लोग आपके पास आ चुके हैं, आपके पास मैन पावर है। मैं तो इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि आपके पास अच्छी सड़कें भी हैं, आपके पास लॉजिस्टिक के भी साधन हैं, अच्छी ट्रेनें भी हैं, आपके यहाँ से हवाई जहाज़ भी उड़ती हैं। तो शायद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको विकास से रोक सके। बस एक ही चीज़ की कमी है, वो सरकार की इच्छा शक्ति की। मतलब इच्छा शक्ति हो तो ये संभव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, जो श्रमिक हैं वो अभी तो आ गए अपनों का मुंह देखने के लिए, अपने मिथिला में जो है जो जरा मुंह देख लें, तो मुंह देखने के लिए तो आ गए। अब उनके दिमाग में ये छटपटाहट है जो जल्दी से ट्रेन खुले ताकि हम अपने काम पर वापस लौट पाएँ। उन श्रमिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फिर से पलायन का सोच रहे हैं यहाँ से? देखिए, इसमें एक अमीर खुसरो की एक दो पंक्ति मैं सुनाना चाहूँगा कि सजना जी मत जानिए कि तुम बिछड़े मोहे चैन। ये एक श्रमिक, उसका परिवार श्रमिक को कह रहा है कि सजना जी मत जानिए कि तुम बिछड़े मोहे चैन, मैं गीलेपन की लाकड़ी सुलगत हूँ दिन रैन। तो जब परिवार को कोई श्रमिक छोड़ के जाता है तो स्वाभाविक बात ये है कि वो जलते रहते हैं, उनका परिवार त्रस्त रहता है कि मेरे जो लोग गए हैं मुझे छोड़ करके वो किस हालत में होंगे। तो जब परिवार की आपत्ति ये है कि वो अपने आदमी को नहीं छोड़ना चाहता, और उस आदमी का भी प्रेम ये है कि वो सड़क पे 1100, 1200, 2000 किलोमीटर चल करके आता है अपने परिवार से मिलने के लिए। जब इतनी भावनाएं हैं, लोग इतने भावुक हैं, तो बस मेहनत करने की ज़रूरत है। संसाधन खोजिए रोजगार के, न परिवार आपको छोड़ेगा, न आपको परिवार छोड़ना पड़ेगा, न राज्य आपको छोड़ेगा, न राज्य को आप छोड़िएगा, और साथ में पैसे भी मिलेंगे और संपत्ति भी होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब एक सवाल ये है, जो ये मज़दूर तो यहाँ यदि रुक जाते हैं और उनको रोज़गार भी मिल जाता है, एक यहाँ के मज़दूरों में, श्रमिकों में एक बीमारी देखी जाती है, जो वो बाहर तो 12 घंटे 14 घंटे काम कर लेंगे, लेकिन उसी श्रमिक को आप यहाँ काम करने के लिए बोलें तो वो 9 बजे से पहले भेंट नहीं देंगे। आएंगे तो तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट करते करते वो 10 बजा देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो काम में यहाँ अपनी पूर्णता नहीं दे पाते। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? नहीं, तो उनको अब पूर्णता देना पड़ेगा। अब वो स्थिति नहीं रही है जो पहले थी। कोरोना आ चुका है, सारे विद्वान और हम जैसे विद्वान भी, हम जैसे लोग भी यही बात कह रहे हैं कि ये जो कोरोना का काल है ये रहने वाला है अगले 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, अब पता नहीं कितने सालों तक, जब तक इसका वैक्सीन नहीं बन जाता, जब तक इसकी कोई औषधि नहीं आ जाती। जब ये समय में आपको रहना है और आपको अपनी जीवन याचिका का पालन करना है तो अपने काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। वही मेहनत आपको दिखानी पड़ेगी जो आप बाहर जा कर के दिखाते हैं। तो इसमें अचानक मुझे महात्मा गांधी जी याद आ जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी का बहुत अच्छा एक फार्मूला है स्वावलंबन का। तो कहीं ना कहीं स्वावलंबी होइए, और साथ में मैं मोदी जी की बात को भी इसमें मिलाऊंगा कि आत्मनिर्भर भी होइए। तो स्वावलंबन के साथ अगर आप आत्मनिर्भरता मिलाते हैं तभी जाकर के आपका कल्याण है, राज्य का कल्याण है, देश का कल्याण है। अभी तक हमने सिर्फ संभावनाओं और संसाधनों के बारे में चर्चा की। अब आइए एक किसान से आपको मिलवाते हैं और एक श्रमिक से भी मिलवाते हैं जिनकी रोजी रोटी इस लॉकडाउन अवधि में चली गई। कुछ दिन तक काफ़ी परेशानी में ये रहे, लेकिन इन्होंने अपना रास्ता चुन लिया जो मुझे अब गांव में ही रहकर यहीं कोई रोजी रोजगार करना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। मिलते हैं एक प्रगतिशील किसान मुकेश चौधरी से, जो पहले ये भी गुड़गांव में थे, वहाँ नौकरी करते थे, लेकिन होली के समय में जब ये घर आए तो उसके बाद कुछ दिन घर पर रहे और फिर लॉकडाउन में फंसे। लेकिन जब ये घर आए थे तभी से उन्होंने
बिल्कुल सोच लिया था जो अब मुझे वापस नहीं जाना है। ये भारत में कोरोना के शुरू होने से लगभग कुछ हफ्तों पहले की बात है, जो वो घर आए और यहाँ चूंकि उनको अपना जमीन है, बल्क मात्रा में एक जगह जमीन है, तो उसका उन्होंने उपयोग करने का सोचा और धीरे धीरे वहाँ पर अपना एक जो प्रोजेक्ट है उसको उन्होंने शुरू किया। अभी फिलहाल वो धीरे धीरे सब्जी की खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर उनका इरादा है जो अनार का एक बागान लगाया जाए, नींबू का बागान लगाया जाए। इसके अलावा अभी उनका एक सेट तैयार हो रहा है जिसमें वो गोपालन भी करेंगे। 5-10 गाय उनका एजेंडा है, जो 5-10 गाय हम यहाँ रखेंगे और दूध की पैदावार इतनी अच्छी करनी है जो उससे ये अपना भी और इन मवेशियों का भी पेट पाल सकें। इसके अलावा इन्होंने काम की अधिकता को देखते हुए एक श्रमिक को हायर किया और वो अब दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी उनके खेत में करेला और कद्दू की जो फसल है वो देखते ही बन रहा है। ठीक है सर। की नाम अछि? अनुरोध चौधरी। की स्थिति रोजगार के? बहुत खराब मरि रहल छी। खाइ बगैर जे छै, पहिले दिल्ली में रहै छलहुँ आ होली के लग में घर एलहुँ, ताहिके बाद लॉकडाउन शुरू भऽ गेलै। बहुत स्थिति खराब अछि, तऽ आब की करू, खाइ बगैर मरै छलहुँ। तऽ मुकेश बाबू के जे छै पकड़लहुँ कि केना जिंदा रही। कि कहलथि कि हमरे उद्योग में अहाँ शामिल भऽ जाउ, काम करू, गुजारा करू। तऽ गुजारा कऽ रहल छी जे छै। तो हिनकर बहुत नम्हर चास छनि और ई बहुत नम्हर स्कीम लऽ कऽ आयल छथि। एहिठाम 10 गो गाइयो रहतै आ खेती जे छै से आधुनिक तरीका से हेतै। तऽ ओहिमे अहाँ सक्षम छियै? हम सक्षम छी। हम मेहनत कऽ कऽ कतहु मेहनत करै छी, हिनके लग में हम मेहनत कऽ कऽ गुजारा कऽ सकै छी। हम तैयार छियनि। घर में रहि कऽ रोजगार भेट जायत? भेट जाए। तो मतलब एहि बात के लेल अहाँ आश्वस्त छियै जे आब एहिठाम रहै के छै? एकदम हम रहबै। अखन यदि अहाँ के कंपनी बजाबे जे अहाँ फेर चलि आउ तऽ जेबै? नहीं, हम नहीं जा सकै छी। नहीं जेबै? कोनो हालत में नहीं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश चौधरी। मुकेश जी, आपके बागान में मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ। आप अचानक मतलब महानगर छोड़ के यहाँ आ गए और इस काम में जुट गए, क्या करना चाह रहे हैं आप? महानगर का स्थिति खराब हुआ, हम लोग का जो है सो रोजी रोटी छिन गया, तब जा कर के हम लोग पलायन करके और यहाँ आए हैं। यहाँ आए हैं तो ये 2-3 महीना हुआ है। 2-3 महीना में ये बागान लगाना शुरू किए हैं। अब हमारा प्रोडक्शन भी कुछ साग सब्जी यहाँ पर आना शुरू हो गया है। गाय वाय का भी सेटअप तैयार किए हैं। उसमें भी एक आदमी और हमारे साथ वहाँ पे थे, उन पलायन किए थे, उनको भी लेके आए हैं। उनको भी जो रोजगार देना है, तो इस हिसाब से उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और हमारा बाग बगीचा आप देखिए, इसमें हमने सब कुछ का सब्जी लगाना शुरू किए हैं अभी। और ये आगे भी हम जो है इसमें कार्यरत रहेंगे और यही काम अब करना पड़ेगा, और क्या करेंगे। तो जो आपका लाइफस्टाइल मेट्रो सिटी में था वो तो यहाँ आपका चेंज होगा, तो इसको आप झेल पाएंगे या फिर भाग जाएंगे यहाँ से? नहीं, अगर मान लीजिए जो कि किसी तरह का जो है सो हम लोग को अगर सहायता यहीं पे सरकार कुछ प्रदान करे, तो इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। इसी को चाहेंगे जो कि नगर से महानगर बने, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। लेकिन इसके लिए सरकार को भी, हम अगर मान लीजिए 50 कदम हम चलते हैं तो 50 कदम हमारे साथ सरकार भी आए साथ देने। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर 2-4-5 आदमी को रोजगार मिले, 10 आदमी को रोजगार मिले, वैसा उस दिशा में काम करेंगे। तो आपके पास मान लीजिए जमीनी संपत्ति तो है, इसको आप प्रोफेशनल तरीके से मतलब अब यूज करना चाह रहे हैं? वही करना चाह रहे हैं। उसमें जो है सो कुछ दिशा निर्देश मिले सरकार के तरफ से, कुछ सहायता मिले, उस सहायता से हम जो है सो यहाँ पर रोजगार क्रिएट करेंगे और उत्पादन बढ़ाएंगे। यही काम करना है।
तो क्या कुछ अभी आपके बगान में है? बगान में अभी करेला लगाए थे, करेला जो है सो निकल रहा है हमारा। उसके बाद थोड़ा जो है सो कद्दू लगाए थे, कद्दू भी निकल रहा है। बैगन उगन लगाए हुए हैं, वो बैगन अब जो है सो फलना शुरू होने वाला है। तो धीरे धीरे ये है, गाय का जो है सो हम सेटअप तैयार किए हैं। उस सेटअप में कल से परसों तक में 4-5 गाय आ जाएंगे, उससे भी जो है सो शुरू हो जाएगा। अन्य दिशा में और जो सरकार लाभान्वित करेंगे तो थोड़ा पूंजी हमारे पास तो है नहीं, जो कि उस हिसाब से हम करेंगे। लेकिन जो जैसे जैसे हमारा सरकार कुछ सहायता करे, यही हम सरकार से आशा करते हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो सरकार हमारे जैसे कोई भी किसान अगर इस तरह का कदम उठा रहा है तो उसको सहायता करें, उसको प्रोत्साहित करें। यही चीज़ हम चाहते हैं। आपका नाम? मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं अभी, हाँ, वो पलायन करने के बाद, आने के बाद बने हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना जो किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनने के बाद ही किसानी की सोच आई? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब रोजगार छिन गया तभी हम लोग यहाँ पलायन किए। पलायन किए तो उस दिशा में जो है सो काम करना शुरू किए हैं। उसी को देखते हुए, हमारी किसानगिरी को देखते ही हमको किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी आपने देखा जो मुकेश चौधरी कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है जो इनके हौसला को हम लोग बढ़ावें, ताकि ये रुके नहीं, पीछे मुड़ के देखें नहीं। और ये यदि आगे बढ़ जाते हैं तो उस इलाके के हर नौजवान को एक दिशा मिलेगी। अपने यहाँ सबसे बड़ी समस्या यदि है तो वो ये है, जो लोग क्या कहेंगे। इस समस्या से हमें ऊपर उठना होगा। लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ कहेंगे ही। इस चक्कर में यदि फंस गए तो फिर आप और हम कहीं के नहीं रहेंगे। पलायन स्पेशल ये सेगमेंट अभी आगे भी जारी रहेगा। अगले हफ्ते हम फिर कुछ और साधनों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, फिर रास्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे जो आखिरकार और क्या क्या किया जा सकता है। और इन श्रमिक भाइयों से भी एक गुजारिश है, जो ये जल्दबाजी में कोई निर्णय इस बार ना करें। इस बार यदि कोई जल्दबाजी में निर्णय ये करते हैं तो फिर निर्णय लेने की स्थिति में ना ये रहेंगे और ना ही बिहार रहने वाला है। अब जब घर आ ही चुके हैं तो फिर रुकिए, सोचिए और यहीं अपने लिए रोजगार की तलाश कीजिए। और यदि तलाश शुरू करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। और उम्मीद कर रहे हैं जो ये बात आप लोगों को समझ में आ जाए, पसंद पड़े और आप इस रास्ते पर आगे बढ़ें। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, हम भी आपके बीच के ही हैं। हर वक्त, हर कदम पर हम साथ मिलने वाले हैं। तो देखते रहिए CS न्यूज और सोचिए बस इस बात को, जो आखिरकार हम यहाँ रहकर क्या सब कर सकते हैं। फिर अगले सप्ताह मुलाकात होगी इस विशेष एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।